नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। इकोनॉमी के मोर्चे पर डबल गुड न्यूज। नवंबर के मुकाबले दिसंबर में खुदरा महंगाई हुई कम। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स नवंबर के -4% से बढ़कर 7.1% पर पहुंचा। तीसरी तिमाही में इन्फोसिस और एचसीएल ने दिए अनुमान से अच्छे नतीजे। इन्फोसिस की आय 38,318 करोड़ रुपए, मुनाफा 6,586 करोड़ हुआ। रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस भी बढ़ाकर 16 और 16.5% किया। वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में उतार चढ़ाव। आखिरी घंटे में बाजार निचले स्तर से सुधर कर बंद। एनर्जी, पीएसई, बैंकिंग शेयरों में दबाव। निफ्टी 17,858 पर बंद। सीएनबीसी आवाज हर हिंदी भाषी के पास पहुंचा है और उनको सुविधा मिली है अपने आप को आगे बढ़ाने की, इंफॉर्मेशन मिलने की। तो ये आप लोगों ने किया और इस मौके पर मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। सीएनबीसी आवाज की 18वीं सालगिरह पर वेदांता चेयरमैन अनिल अग्रवाल का मेगा इंटरव्यू। कहा, मंदी को लेकर अमेरिका से नहीं यूरोप से ज्यादा चिंता। भारत पर नहीं पड़ेगा असर। मैन्युफैक्चरिंग, टूरिज्म और इंफ्रा में रोजगार के बड़े मौके। जोशीमठ में होटलों को गिराना शुरू। मामले पर जोशीमठ से लेकर दिल्ली तक हाई अलर्ट पर सरकार। गृह मंत्री अमित शाह ने की मीटिंग। जिला प्रशासन के साथ लगातार संपर्क में सीएम पुष्कर धामी। अरविंद केजरीवाल 10 दिनों के भीतर दिल्ली सरकार को चुकाएं 164 करोड़ रुपए। एलजी के आदेश के बाद डीआईपी सचिव ने भेजा नोटिस। बीजेपी आप में छिड़ी जुबानी जंग। भारत में चीनी खिलौने का खेल होगा खत्म। सरकार ने ई कॉमर्स कंपनियों को खिलौने नहीं बेचने के दिए निर्देश। 44 जगहों पर छापे मारकर 18,600 खिलौने जब्त। तो इकोनॉमी के मोर्चे पर डबल गुड न्यूज। दिसंबर में महंगाई और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन दोनों ही फ्रंट पर अच्छी खबर आई है। महंगाई दिसंबर में अनुमान से कम रही है, जो कि सरकार और आरबीआई के लिए राहत की बात है। वहीं इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में भी पिकअप दिखाई पड़ रहा है। अक्टूबर के -4 के मुकाबले नवंबर में ऊपर चढ़कर 7.1% पर चला गया है। दोनों ही खबरों पर डिटेल से बातचीत करते हैं आईसीआरए की इकोनॉमिस्ट अदिति नायर से। अदिति, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। पहला सवाल सीपीआई से जुड़ा हुआ। अच्छी खबर है, अनुमान से बेहतर और घटी है महंगाई, लेकिन पीछे जो इनकंसिस्टेंसी रही है उसको ध्यान में रखते हुए इस डेटा पर आपकी क्या टिप्पणी होगी? देखिए, डेफिनेटली आज का जो सीपीआई नंबर आया है वो एक्सपेक्टेशन से तो कम ही आया है। हमारा अनुमान 5.9% का था, तो ये उससे बेहतर नंबर है। और जो डाउनसाइड आया है वो फूड इन्फ्लेशन के तरफ से आया है। कोर इन्फ्लेशन लगभग वही है जहाँ पे हमने एक्सपेक्ट किया था। अब Q3 की अगर बात करें तो Q3 का एवरेज इन्फ्लेशन 6.1% का बन रहा है, जो एमपीसी के 6.6% के प्रोजेक्शन से काफ़ी कम है। हमारा ये अनुमान है कि अगर हम इस महीने का ट्रेंड देखें तो जो हाई फ्रीक्वेंसी प्राइसेस हैं उनमें एक कमी की ट्रेंड, मॉडरेशन की ट्रेंड कंटिन्यू हो रही है। और रबी के भी जो ट्रेंड सामने आ रहे हैं वो अभी तक काफ़ी पॉजिटिव है। लेकिन बेस इफेक्ट इस महीने फूड इन्फ्लेशन के लिए सपोर्टिव नहीं होगा और कोर इन्फ्लेशन टिकी रहेगी। इसलिए हम अभी जनवरी की इन्फ्लेशन 5.7 to 6% के आसपास प्रोजेक्ट कर रहे हैं और हमें लगता है कि Q4 में Q3 के मुकाबले बहुत ज़्यादा करेक्शन आगे नहीं आएगी। लेकिन उसके अगले क्वार्टर में जो अप्रैल से जून की तिमाही है वहाँ पर एक अच्छी करेक्शन हम एंटिसिपेट कर रहे हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन नंबर में। जी, और आईआईपी में तो चौतरफा सुधार दिख रहा है, तो आईआईपी पर क्या टिप्पणी आपकी? देखिए, आईआईपी जो है, मैंने पिछले महीने भी यही चीज़ बोली होगी कि अक्टूबर और नवंबर को कभी भी अकेले नहीं देखना चाहिए, स्पेशली जब दिवाली एक महीने से दूसरे महीने तारीख शिफ्ट हो जाती है ईयर ऑन ईयर अगर देखा जाए तो अक्टूबर का जो कंट्रैक्शन था वो भी इसलिए था क्योंकि दिवाली जल्दी थी और फैक्ट्रीज बंद थी, और जो नवंबर का 7% का ग्रोथ आया वो भी इसीलिए है क्योंकि पिछले साल दिवाली नवंबर में थी और तब फैक्ट्रीज बंद थी। तो बेहतर यही है कि एवरेज देखा जाए, ना ही अक्टूबर के नंबर से हमें इतना ज़्यादा निराश होना चाहिए था।
और नवंबर के नंबर से बहुत ज़्यादा हमें होपफुल भी नहीं होना चाहिए। एवरेज अगर देखें तो 1.25 से 1.5% के आसपास ही है इन 2 महीनों का। तो IIP का एवरेज ट्रेंड इतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। ओवरऑल ग्रोथ में जो रिकवरी है वो अभी भी अनइवन है एंड एक्सपोर्ट्स की जो आउटलुक है वो तो थोड़ी कंसर्निंग है ही। तो मेरे हिसाब से अगर ऑन बैलेंस देखा जाए तो CPI में Q3 का पॉजिटिव सरप्राइज और साथ ही साथ जो मॉडरेट अभी तक Q4 में ग्रोथ दिख रही है, तो मुझे लगता है कि FPC की तरफ से फरवरी में पॉज भी हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य हमसे जुड़ने के लिए। पढ़ते हैं आगे। दिसंबर तिमाही के लिए नतीजों की शुरुआत भी हो चुकी है और इसी कड़ी में आज इन्फोसिस ने Q3 के नतीजे जारी किए हैं। इन्फोसिस के नतीजे अनुमान से अच्छे रहे हैं। कंपनी का मुनाफा 6,021 करोड़ से बढ़कर 6,586 करोड़ हो गया है। वहीं कंसोलिडेटेड मुनाफा 6,021 करोड़ से बढ़कर 6,586 करोड़ हुआ। वहीं IT कंपनी HCL टेक ने दिसंबर तिमाही के नतीजे जारी किए हैं। कंपनी को अक्टूबर से दिसंबर के दौरान 4,096 करोड़ रुपए का कंसोलिडेटेड प्रॉफिट हुआ है। वहीं कंसोलिडेटेड आय में भी करीब 20% की बढ़त देखने को मिली है। कंपनी की कंसोलिडेटेड आय Q3 में 26,700 करोड़ रुपए रही है। IT कंपनी FY23 के लिए रेवेन्यू ग्रोथ में 14.5% से घटाकर ग्रोथ का जो गाइडेंस है 14.5% से घटाकर 14% कर दिया है। इसी तरह CC रेवेन्यू ग्रोथ 13.5-14% कर दिया गया है। और अब बात करते हैं बाजार की। आज वीकली एक्सपायरी का दिन था और बाजार में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला। बाजार आखिरी घंटे में निचले स्तर से हालांकि सुधर कर बंद हुआ। सेंसेक्स 147 पॉइंट गिरकर 59,958 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 38 पॉइंट गिरकर 17,858 पर। आज एनर्जी, PSE, बैंकिंग शेयरों में सबसे ज्यादा दबाव रहा। FMCG, इंफ्रा, मेटल भी लाल निशान में ही बंद हुए। वहीं IT, ऑटो इंडेक्स में हल्की सी बढ़त जरूर देखने को मिली। मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की राह पर है भारत, ऐसा कहना है वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल का। उन्होंने CNBC आवाज से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग, टूरिज्म और इंफ्रा पर फोकस से बेरोजगारी की समस्या कम हो सकती है। किसी भी इकॉनमी के साथ ग्रो करने के लिए या चीज़ों को बढ़ाने के लिए पॉलिसी डिसीजन बहुत मैटर करते हैं। तो एक हम लोगों ने चर्चा की कि लैंड अवेलेबल हो और इजी लोगों को दिया जाए, लेकिन बड़ी संख्या में हमको यूथ को जो है काम पे लगाना है, जो नौकरी ढूंढते रहते हैं। या तो वो अपॉर्चुनिटीज़ आपको कहाँ सबसे ज़्यादा क्रिएट होती हुई दिखती हैं? मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा होंगी, सर्विसेज में होंगी, या जो स्टार्टअप कल्चर शुरू हुआ है वो सबसे बढ़िया एक माध्यम हो सकता है? मैन्युफैक्चरिंग में, क्योंकि हिंदुस्तान आज के दिन भी 73% जो उसके इनकम है वो इंपोर्ट में खर्च होती है, और ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो हम यहाँ नहीं बना सकते हैं। अगर वो मैन्युफैक्चरिंग यहाँ बननी चालू होगी तो ये सारे के सारे अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो सकते हैं। इसके अलावा जो आपका हिंदुस्तान में हर आदमी आना चाहता है, टूरिज्म इतना बड़ा स्कोप है जिसमें कि लाखों लोग इस काम में, करोड़ों लोग इसमें लग सकते हैं। ये बहुत बड़ा, हर स्टेट में एक अपॉर्चुनिटी है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट हैज़ नो बिजनेस टू बी इन अ बिजनेस। अगर वो निकले और उसकी पॉलिसी बनाए, सिंपल पॉलिसी बनाए। हमारे यहाँ जो महाराजा ट्रेन है, हमारे यहाँ जो, और दुनिया में कहाँ है 10,000 साल की धरोहर, हर तरह की, हर आदमी यहाँ आना चाहता है। जो कि आज यूके में जितना, यूके हमारा प्रॉब्ली 120th स्टेट है और वहाँ पे जितने टूरिस्ट आते हैं उससे कम हमारे आते हैं। तो ये टूरिज्म का भी एक बहुत बड़ा, मैन्युफैक्चरिंग, टूरिज्म बहुत ज़बरदस्त है। तीसरा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर में जितने लोग लगेंगे अनबिलीवेबल है, सबसे ज़्यादा वहाँ लगते हैं। और अनिल अग्रवाल के साथ ये पूरा इंटरव्यू आप देख सकते हैं अब से थोड़ी देर में शाम 7:27 पर।
और अब आपके काम की खबर। क्या आप 2023 में किस्मत चमकाने वाले 19 शेयरों के बारे में जानना चाहते हैं? ये वो शेयर हैं जो नए साल में आपके पोर्टफोलियो में होने ही चाहिए। जानना चाहते हैं तो मनी कंट्रोल प्रो सब्सक्राइब करें। आज कर्नाटक के हुबली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में फिर एक बड़ी चूक हुई। रैली के दौरान एक युवक माला डालने के लिए प्रधानमंत्री के काफी करीब आ गया। सुरक्षा कमांडो तुरंत सक्रिय हुए और उसे तुरंत हटा दिया गया। वहीं पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि पीएम की सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई है। ये घटना तब हुई जब मोदी जी गाड़ी के बाहर खड़े होकर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। सरकार ने चीनी खिलौनों पर सख्ती करनी शुरू कर दी है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने देश भर में 44 जगहों पर रेड की और 18,600 खिलौने जब्त किए। सरकार ने अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील जैसी कंपनियों को चीनी खिलौने नहीं बेचने के निर्देश दिए हैं। डिटेल बता रहे हैं असीम मनचंदा। देखिए, सरकार जो है खिलौनों के ऊपर क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर जारी कर चुकी है। इसके बाद जितने भी सेलर हैं उनको BIS स्टैंडर्ड्स के बने खिलौने बेचना अनिवार्य है। लेकिन इसके बावजूद कुछ खिलौने वाले चाइनीज के खिलौने बेच रहे थे। इसको लेकर के BIS ने पिछले महीने रेड की। कुल 44 जगहों पर BIS ने रेड की और 18,600 खिलौने बिना BIS मार्क के पकड़े। अब सरकार इनके ऊपर कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। इनके ऊपर 2 लाख रुपए की पेनल्टी और 2 साल की सजा इनको हो सकती है। इतना ही नहीं, जो BIS है उसने जो ई-कॉमर्स कंपनियां उनको निर्देश दिए कि आप बिना BIS स्टैंडर्ड्स के जो खिलौने आपकी वेबसाइट पर बिक रहे हैं उनको बिक्री के ऊपर रोक लगा दीजिए। जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है उसने भी अमेजन, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील को ऐसे खिलौने बेचने के ऊपर नोटिस जारी किया और उनसे जवाब मांगा है। सरकार इनके ऊपर भी जल्दी ऐसे स्टैंडर्ड्स के खिलौने नहीं बेचने पर कार्रवाई कर सकती है। तो कुल मिलाकर के चाइनीज खिलौने भारत में जो भी बिक रहे हैं उनके ऊपर सरकार सख्त हो गई है। और अब बात करते हैं MP इन्वेस्टर्स समिट की। मध्य प्रदेश में चल रहा ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट आज खत्म हो गया। 2 दिन तक चले समिट में 84 देशों के 431 इन्वेस्टर्स शामिल हुए। इसके अलावा इसमें 10 पार्टनर कंट्रीज भी शामिल हुए। इन 2 दिनों के दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान काफी सक्रिय रहे और उन्होंने खुद अलग अलग कारोबारी समूहों के प्रमुखों के साथ दूसरे देशों के से आए बिजनेस डेलीगेट्स से 1-to-1 मुलाकातें की। समिट समाप्त होने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने मीडिया से विस्तार से बातचीत की और राज्य को मिले निवेश प्रस्तावों के बारे में जानकारी दी। जो हमारे पास इंटेंशन ऑफ इन्वेस्टमेंट आए हैं, मैं अब उसका उल्लेख करना चाहता हूं। रिन्यूएबल एनर्जी, नवकरणीय ऊर्जा में 6,09,478 करोड़ के 11,84,954 लोगों को रोजगार मिलेगा। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर 2,80,753 करोड़। अरे धन वर्षा हो रही है तो ताली वर्षा भी हो जाए। 4,50,127 को रोजगार। फूड प्रोसेसिंग, एग्री प्रोसेसिंग 1,06,149 करोड़। 2,20,160 रोजगार। IT और IT के साथ जो एलाइड सेक्टर है 78,778। 2,22,371 को रोजगार। केमिकल और पेट्रोलियम उत्पाद 76,769 करोड़। 71,704 रोजगार। सर्विसेज में 71,351 करोड़। 1,66,700 रोजगार। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और EV इलेक्ट्रिक व्हीकल 42,254 करोड़। कुल मिलाके 15,42,514 करोड़ रुपया।
और लगभग 29 लाख रोजगार। और अब बात करते हैं इंडिया ऑटो एक्सपो 2023 की। कल इलेक्ट्रिक एसयूवी कॉन्सेप्ट EVXi को दिखाकर ऑटो एक्सपो की महफिल लूट चुकी मारुति ने आज एसयूवी सेगमेंट में 2 धमाके किए। कंपनी ने लंबे समय से चर्चा का विषय रही जिप्सी के मॉडर्न अवतार जिम्नी को तो उतारी ही, साथ ही एसयूवी फ्रॉन्क्स पर से भी पर्दा उठा दिया। यही नहीं, मारुति नेक्सा के जरिए दोनों गाड़ियों की प्री बुकिंग भी शुरू हो गई है। इन दोनों गाड़ियों के जरिए कंपनी ने एसयूवी सेगमेंट में अपना पोर्टफोलियो मजबूत कर लिया है। कंपनी को उम्मीद है कि एसयूवी लवर्स और ऑफ रोडिंग के शौकीनों के लिए ये दोनों गाड़ियां विकल्प बनेगी। मारुति ने बलिनो बेस्ड एसयूवी फ्रॉन्क्स को अनवील कर दिया है। अप्रैल से कंपनी इसकी बिक्री शुरू करेगी नेक्सा आउटलेट्स के थ्रू और कंपनी इसको 2 पेट्रोल इंजन ऑप्शंस के साथ सेल करेगी। ये आपके सामने, और इनफैक्ट अगर आप इसका फ्रंट लुक एंड फील देखेंगे तो ये आपको बलिनो की ही याद दिलाएगी। फ्रंट फेस अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको ये ग्रिल दिखेगी ग्रैंड विटारा जैसी, लेकिन इसका जो लुक एंड फील है वो बलिनो जैसा ही है। इसमें आपको ये स्प्लिट हेडलैम्प्स मिल रहे हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे जो फ्रंट ग्रिल के साइड में आपको दिख रहे हैं, यहाँ फॉग लैम्प्स मिल रहे हैं। थोड़ी ब्लैक लाइटिंग भी आपको दिखाई देगी और ये एल्यूमिनियम ब्रूजेस भी आपको इसमें फ्रंट में दिखाई दे रहे हैं लोअर बम्पर में। अगर आप साइड प्रोफाइल देखेंगे तो सिमिलरली जो ब्लैक लाइटिंग है या फिर जो एल्यूमिनियम फिनिश है या सिल्वर फिनिश आप कह सकते हैं, वो भी इसके चारों तरफ से रैप अराउंड हो रही है। बात करते हैं अब इसके इंजन ऑप्शंस की, तो इसमें 2 इंजन चॉइसेस आपको मिल रही हैं। दरअसल 2017 में बलिनो में 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन कंपनी ने लॉन्च किया था, उसके बाद डिसकंटिन्यू कर दिया था, लेकिन फ्रॉन्क्स के साथ इसका कमबैक हो रहा है। इसमें आपको 1 लीटर का टर्बो इंजन में मिलता है जो आपको 100 HP की पावर और 147 Nm का टॉर्क लैंड करता है और इसको 5 स्पीड मैनुअल 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ पेयर किया गया है। वहीं दूसरी तरफ आपको 1.2 लीटर का K सीरीज इंजन मिलता है जिसमें 90 HP की पावर और 113 Nm का टॉर्क है, उसको 5 स्पीड मैनुअल 5 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स से पेयर किया गया है। लॉन्च टाइमलाइन की बात करें तो अप्रैल में इसका लॉन्च एक्सपेक्टेड है। टाटा पंच, रेनो काइगर, निसान मैग्नाइट जैसी गाड़ियों से इसका मुकाबला होगा। जोशीमठ मामले पर सरकार हाई अलर्ट पर है। आज डिमोलिशन का काम शुरू हो गया है। वहीं हालात से निपटने के लिए आज गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में संबंधित विभागों के मंत्रियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। इधर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिला प्रशासन के साथ लगातार बैठकें कर रहे हैं। इन दोनों पर अपडेट लेते हैं। जोशीमठ से सहयोगी और प्रियंका कांडपाल जुड़ रही हैं। दिल्ली के ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय भी हमसे जुड़ेंगे। पहले प्रियंका के पास बताया, प्रियंका वहां का अपडेट क्या है? जी देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी जोशीमठ में ही है और आज की अगर पूरे दिन भर की बात की जाए तो देखिए 2 होटल्स, होटल मलारी इन और होटल माउंट व्यू को लेकर आज डिमोलिशन की प्रोसेस जो है वो शुरू हो गई है। एक पेरिफेरल क्लीनिंग कहा जाता है, यानी कि बाहर का जो एरिया है उसको साफ करने का कोशिश की जाती है, तो वो स्टेप आज हो गया है और अनलोडिंग भी शुरू हो गई साथ साथ। यानी कि होटल्स के ऊपर से जो पानी के टैंक हैं या जो कोई भारी सामान है, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं, उन्हें उतारने का सिलसिला भी आज चला था, लेकिन बारिश होने की वजह से उसे बीच में रोका गया। अब ये कल सुबह से शुरू होगा। लेकिन इसी बीच यहाँ पर ये भी बता दें कि कल रात से पुष्कर धामी जो कि सीएम है वो यहाँ पर आए हुए थे। रात्रि का उनका प्रवास यहाँ पर रहा था और उसके बाद आज कई परिवारों से भी वो मिले। उन्होंने कई हाई लेवल मीटिंग्स भी की, ऐसी मीटिंग्स जिसमें प्रशासन के लोग भी मौजूद थे, अलग अलग जगहों से, IIT रोड की वाडिया इंस्टीट्यूट और जो जियोलॉजिस्ट थे, साइंटिस्ट थे, इन तमाम लोगों से यहाँ की जो फिलहाल स्थिति बनी हुई है उसको लेकर मीटिंग भी की गई और साथ ही आर्थिक मुआवजे को लेकर एक कमेटी भी बनाएगी। यही कमेटी तय करेगी कि कितना मुआवजा किसको मिलेगा। एक सेटलमेंट की बात जो लगातार देख रहे थे कि लोग जो थे वो नाराज थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे होटल के सामने, कह रहे थे जब तक आर्थिक मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक होटल को डिमोलिश करने की वो इजाजत नहीं देंगे या होने नहीं देंगे। वहां पर कहीं ना कहीं आज एक सेंटर पॉइंट मिला है जहां जिसके बाद ही डिमोलिशन जो है वो शुरू हो पाया। तो देखिए, ये जो 2 होटल्स की हम बात कर रहे हैं, इनका जो डिमोलिशन, ध्वस्तीकरण या कहें कि जिसको डिसमेंटल करने की जो प्रोसेस है वो काफी मैनुअल रहने वाली है। वो टीम जिन्होंने नोएडा की ट्विन टावर को
बढ़ाया था CSI जो CBRI की टीम है, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की टीम, वही टीम इसको भी कंडक्ट करने के लिए आई है। और उनका साफ तौर पर बोलना है कि क्योंकि इस तरीके की भूसंरचना है, इस तरीके की बनावट है जोशीमठ शहर की, यहाँ पर किसी भी तरीके का ब्लास्ट इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, यानी कि मैनुअल तरीके से ही यहाँ पर डिसमेंटलिंग की प्रोसेस को किया जाएगा। बहरहाल CM धामी जो है वो यहाँ से वापस देहरादून चले गए हैं। बताया जा रहा है कि कल कैबिनेट है, वहां पर आर्थिक पैकेज को लेकर किस तरीके के ऐलान भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ ताजा अपडेट यही है कि फिलहाल काम को रोका गया है। एक तो अंधेरा भी होने लगा था, उसके बाद बारिश यहाँ पर लगातार चल रही है, जो जिसके लिए ये डर जताया जा रहा है कि इससे सिचुएशन और ज्यादा खराब जोशीमठ में ना हो। बहरहाल उसी के चलते फिलहाल काम को रोका गया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बढ़ते हैं आगे। दिल्ली में राजनीतिक विज्ञापन पर घमासान छिड़ा हुआ है। दरअसल आम आदमी पार्टी को कथित तौर पर सरकारी विज्ञापनों की आड़ में राजनीतिक विज्ञापन प्रकाशित करवाने के लिए 164 करोड़ रुपए का वसूली नोटिस जारी किया गया है। 10 दिन के अंदर पूरी रकम का भुगतान करना होगा। ये नोटिस दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना के आदेश पर सूचना एवं प्रचार निदेशालय ने जारी किया है। इस रकम में मूल रकम पर लगा ब्याज भी शामिल है। नोटिस में कहा गया है कि आम आदमी पार्टी 10 दिन के भीतर रकम का भुगतान नहीं करती है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसमें आपकी संपत्तियां भी कुर्क हो सकती हैं। इसके बाद दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने LG और BJP पर गंभीर आरोप लगाए हैं। और दिल्ली में विज्ञापन पर क्यों मचा है घमासान, आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट रहिए। CNBC आवाज से जुड़े रहिए ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।